नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस वक्त पूरा देश बहुत दुखी है और आप सब जानते हैं क्यों दुखी है। जिस तरह का आतंकी हमला बेगुनाह नागरिकों पर पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने किया है, वैसा हाल के सालों में नहीं हुआ। इतनी बड़ी आतंकी घटना इससे पहले हाल के कुछ वर्षों में नहीं हुई। जो लास्ट इससे बड़ा टेरर अटैक था वो पुलवामा में सेना के काफिले पर हुआ हमला था और अब पहलगाम में सैलानियों पर हुआ यह हमला है, जिसमें अब तक 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब पहलगाम में जिस जगह पर यह हमला हुआ उसके आसपास के जो जंगली इलाके हैं वहाँ पर सेना के साथ इन आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। ये कह सकते हैं कि सेना ने उनमें से कुछ आतंकियों की घेरेबंदी कर ली है। जब से ये घटना हुई है तब से लगातार हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारे खुफिया इंफॉर्मेशन के जो एक्सपर्ट हैं, इंटेलिजेंस के लोग और इसके अलावा जो फ़ौज के लोग हैं, वो इन आतंकियों को ढूंढने, पकड़ने और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक इन आतंकियों को उन जंगलों में जो पहलगाम के इर्द गिर्द है, बैसरन की जो घाटी है उसके पास, वहाँ पर घेर लिया गया है। तो बहुत मुमकिन है कि जब तक आप ये लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हों, मतलब जब तक आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हों या ये वीडियो आपकी निगाहों से गुजरे, तब तक हो सकता है कि उनमें से कुछ आतंकी मारे भी जाएं। लेकिन ये तो एक रीसेंट अपडेट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस आतंकी घटना के पीछे की जो पूरी कहानी है, जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो बातें सामने आई है, मैं वो नटशेल में आपको बताना चाहूँगा और कुछ बहुत ही दर्दनाक केस स्टडीज़ के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनको इस आतंकी हमले के बारे में क्या जानकारी मिली है। खबरों के मुताबिक ये पता चला है कि इस आतंकी हमले की तैयारी पाकिस्तान में ही हो रही थी, रची जा रही थी और ये सब कुछ पिछले तकरीबन 4 महीनों से चल रहा था। एक आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, आप सब जानते हैं, पुराना आतंकी संगठन है, बड़ा आतंकी संगठन है। कई आतंकी घटनाओं को हमारे देश में अंजाम देने का जिम्मेदार है ये। और अब उसका एक और विंग है जिसे द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने भी अब भारत पर हमलों की शुरुआत कर दी है और इस आतंकी हमले को लश्कर-ए-तैयबा के उसी विंग ने, या ये कहें कि उसी बड़े आतंकी संगठन का जो गुर्गा ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कहें कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उस संगठन ने, रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस आतंकी संगठन को अंजाम दिया है। लेकिन इस बार इन आतंकियों की मोडस ऑपरेंडी दूसरे कई बारों के मुकाबले, दूसरे कई मौक़ों के मुकाबले थोड़ी अलग है, थोड़ी जुदा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस बार सारे के सारे आतंकी अपना चेहरा छुपाकर यह हमला करने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि खुले चेहरे के साथ थे और लगातार वो जिन लोगों पर भी गोलियां चला रहे थे, हमला कर रहे थे, उनसे उनका धर्म, उनके मज़हब के बारे में पूछताछ कर रहे थे। और जब उनको लगता था कि अपने हिसाब से जब उनको वो मिसफिट लगते थे तो वो उनको गोली मारते थे। ऐसा करने के पीछे एक्सपर्ट्स की जो राय है वो ये है कि आतंकी हमले के ज़रिए वो दहशत तो फैलाना चाहते ही हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि भारत में जो शांति है, जो अमन चैन है, उसको भी ग्रहण लग जाए। तो एक साथ कई टारगेट उनके थे और एक एक करके उन्होंने लोगों को टारगेट किया, बेगुनाह लोगों को, पर्यटकों को मारा। सबसे तकलीफ़ और दर्द की बात ये रही कि ऐसे कई लोग रहे जो अपने परिवारों के साथ वहाँ घूमने के लिए गए थे। नई नई शादी हुई, ऐसे जोड़े वहाँ पर थे, नवविवाहित दंपत्ति थे वहाँ पर। उनमें से मेल मेंबर को गोली मार दी और जो फीमेल मेंबर है या बच्चे हैं उनको छोड़ दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें भी मारना है, लेकिन तकलीफ़ ये है कि आप सोचिए, जिसकी हत्या हो गई उसकी तो हत्या हो गई, लेकिन जिनकी आंखों के सामने उनका कोई अपना चला गया, उनकी क्या हालत हुई होगी, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। कई छोटे छोटे बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मौत के मुंह में जाते हुए देखा। कैसे लोग, कैसे ये आतंकी हैं, क्या सोचते हैं, क्या इनके दिमाग में चलता है, वाकई ये सारी चीज़ें सोच से परे हैं। तो खैर,
ये जो हमला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लश्कर तैयबा के एक विंग ने इस हमले को अंजाम दिया है, जो अब तक की तफ्तीश है। और उसमें यह भी जानकारी मिली है कि जो हमलावर हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, उनकी तादाद तकरीबन 5 से 6 थी। और इन 5 से 6 लोगों को यहाँ लोकली पहलगाम में कुछ ओवरग्राउंड वर्कर जिन्हें कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनके स्लीपर सेल जो लोकल हैं, उन लोगों ने फैसिलिटेट किया, मदद किया। क्योंकि एजेंसीज़ का ये मानना है कि लोकल लोगों की मदद के बगैर इस तरह के बड़े हमले को अंजाम दे पाना बहुत मुश्किल है। तो अब जो एजेंसीज़ हैं उनके सामने दोहरी चुनौती है। एक तो इन आतंकियों को पकड़ना, धरपकड़ करना, ज़रूरत पड़े तो उनका एनकाउंटर करना, और इसके अलावा उन लोगों की पहचान करना जिन्होंने इन आतंकियों को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में फैसिलिटेट किया। वो जो लोग देश के खिलाफ हैं, देश से गद्दारी करते हैं, उनकी पहचान करना और उन्हें भी कड़ी सज़ा दिलाना, ये भी अब हमारी एजेंसीज़ के पास एक जिम्मेदारी है। इन दिनों एक आतंकी सरगना है जो पाकिस्तान में है, जिसका नाम है सैफुल्ला कसूरी। उस पर इल्ज़ाम है इस केस का मास्टरमाइंड होने का, और ये भी कहा जा रहा है कि उसको पाकिस्तानी फ़ौज और ISI का वरदहस्त है। लगातार उसको जो पाकिस्तानी एजेंसीज़ हैं, वहाँ की फ़ौज है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। और उन एजेंसीज़ की पुश्तो-पनाही में ये सैफुल्ला कसूरी भारत को खून के आंसू रुलाने में लगा हुआ है। इसने काफ़ी पहले तकरीर करते हुए, भाषण देते हुए ये कहा था कि कश्मीर पर आने वाले दिनों में उनका कब्ज़ा होगा। हालांकि ये एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, इसकी तो खैर गारंटी है भारत की तरफ से। लेकिन ये जो बात है भड़काने वाली, उकसाने वाली, ये सारी चीज़ें इस बात की तस्दीक करती है, इस बात का सबूत है कि इस आतंकी हमले के पीछे भी और किसी का नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ही हाथ है। क्योंकि अब तक की जो तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं वो कुछ यही इंडिकेट करती है। हालांकि तफ्तीश अभी ऑनगोइंग है, लेकिन जो इनिशियल इनपुट्स है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, उसके हवाले से यही बात कही जा रही है। 3 आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं, अबू तलहा, आसिफ फौजी और सुलेमान शाह। इनके स्केचेस जारी कर दिए गए हैं। बाकी लोगों की पहचान भी पता करने की कोशिश हो रही है। और साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप ये पेशकश सुन रहे होंगे तब शायद उनमें से कुछ एक का एनकाउंटर हो चुका होगा। अभी हालत ये है कि ये आतंकी जाना तो पाकिस्तान चाहते हैं क्योंकि वहीं से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के हमलों को अंजाम दिलाने के बाद जो आतंकी यहाँ पर आते हैं उनको फिर रिसीव करने और उनको अपनाने से बचता है, क्योंकि उससे उनकी किरकिरी होती है। इससे पहले आपको याद होगा, अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद 26/11 का जो हमला हुआ था उस हमले को भी पाकिस्तान डिसोन कर देता। लेकिन भारत के पास बहुत सारे सबूत थे, चाहे वो टेक्निकल एविडेंस हो, मोबाइल सर्विलांस हो, कसाब की आइडेंटिटी हो। पहले पाकिस्तान ने मना भी कर दिया था, आपको याद होगा, लेकिन बाद में पत्रकार जो है कसाब के गांव तक पहुंच गए, घर तक पहुंच गए, उसकी एक एक जानकारी वहां से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई। तब जाकर जो है पाकिस्तान ने इसे स्वीकारा, और वो भी शायद ही खुले तौर पर स्वीकारा हो। और अब भी इस घटना के बाद पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत जो है गलत तरीके से इस मामले में भी पाकिस्तान को एक्यूज़ कर रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से, घुसपैठ पाकिस्तान से आतंकियों की लगातार होती रहती है। अभी जब ये सब कुछ चल रहा है, तब आज सुबह भी मैं एक खबर देख रहा था जिसमें उरी सेक्टर से कुछ आतंकी स्नीक इन कर रहे थे, यानी नीचे से घुसने की कोशिश कर रहे थे पहाड़ी वादियों के बीच से, उनको जो है फ़ौज ने मार गिराया है। तो ये एक रूटीन अफेयर है पाकिस्तान की तरफ से, जिससे पाकिस्तान जो है वो बच नहीं सकता और मुंह नहीं चुरा सकता। ये इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। रही बात दर्द और तकलीफ़ की तस्वीरों की, तो वो इतनी ज़्यादा है कि उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। आप ज़रा सोचिए, मतलब अपने ऊपर रख के अगर हम देखते हैं तो फिर उस दर्द को और ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। कोई पूरा परिवार या हस्बैंड वाइफ घूमने चले गए हों, किसी एक मेंबर को नाम या धर्म पूछकर गोली मार दी जाए, दूसरा मेंबर तड़पता रहे उसकी आंखों के सामने, तो कैसी कैफियत होती होगी, कैसी तकलीफ़ होती होगी, मतलब उसको बयान कर पाना भी मुश्किल है। शिवमोगा एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ से मंजूनाथ एक कारोबारी है, वो कश्मीर घूमने आए थे अपनी पत्नी के साथ, पल्लवी के साथ, और दोनों बहुत खुश थे। डल लेक में जो शिकारे हैं उसमें वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपना वीडियो बनाया। सारे लोग जो इस पूरे ट्रैवल के दौरान जिन्होंने उनकी मदद की, उन सारे लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अपने ट्रैवल एजेंट से लेकर शिकारा
चलाने वाले और हाउस बोट चलाने वाले लोगों तक को उन्होंने थैंक यू बोला और बहुत खुशगवार एक वीडियो उन्होंने शूट किया था। ये सब करने के बाद वो पहुँचे पहलगाम, और पहलगाम में इन आतंकियों ने मंजूनाथ से उनका नाम पूछा और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। पल्लवी की आंखों के सामने उसका सुहाग उजड़ गया। बेचारी रोती रही, तड़पती रही, आतंकियों से कहती रही कि जब तुमने इनको मार दिया तो मुझे भी मार दो, मुझे क्यों ज़िंदा छोड़ रहे हो। लेकिन आतंकियों ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और जाकर मोदी को बताओ। ये सोच है, ये साइकी है। आप सोचिए कि इस तरह की सोच को क्या ही कहा जा सकता है। मतलब इंसानियत की इतनी दर्दनाक मौत और क्या हो सकती है। बहुत से होनहार लोग, टैलेंटेड लोग इस हमले में मारे गए। हालांकि वो होनहार हो, टैलेंटेड हो या न हो, किसी इंसान का, बेगुनाह इंसान का इस तरह की घटनाओं में मारा जाना अपने आप में कितनी तकलीफदेह है, ये वही जानता है जो किसी अपनों को कभी खो चुका होता है। और ख़ासकर इस तरह के हादसे में खोना, ये तो बहुत ही तकलीफदेह है। मनीष मिश्रा हैं, आईबी के ऑफिसर हैं, मनीष रंजन मिश्रा। ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रहते हैं। ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे, गाड़ी में थे। आतंकियों ने उनकी गाड़ी रोकी और उनसे उनकी पहचान पूछी, नाम पूछा। मनीष ने जब अपना नाम बताया तो धर्म भी पता चला, गोली मार दी मनीष को। पत्नी और बच्चे गाड़ी में बैठे थे, तड़प कर रह गए। आंखों के सामने मनीष की हत्या कर दी। अब मनीष के परिवार में, पुरुलिया में, पश्चिम बंगाल में मातम है। उनकी माँ ऐसे रो रही हैं कि उनको देख पाना मुश्किल हो रहा है। एक माँ पर क्या गुजरती होगी जब उनका बेटा मारा जाता होगा इस तरह के किसी वारदात या हादसे में, आप समझ सकते हैं। चाहे मनीष की जितनी भी उम्र हो, माँ के लिए तो वो बच्चा है। वो माँ मनीष के पैदा होने से लेकर उनके स्टैब्लिश होने, एक आईबी ऑफिसर बनने तक की जो जर्नी है, उनकी आंखों के सामने घूम रही है। और रोते रोते वो पूरी कहानी सुना रही है। वो बता रही है कि मेरा बेटा बहुत होनहार था, पढ़ने लिखने में बहुत समझदार था, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता था। कितना प्राउड फील करती होंगी वो अपने बेटे पर, जो इतना कामयाब हुआ पढ़ लिख करके इस बुलंदी और इस मुकाम तक पहुंचा। ऐसे एक इंसान की ज़िंदगी उन्होंने छीन ली। इसी तरह से सुदूर अरुणाचल प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, वो अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। उनसे उनका नाम पूछा, उनके कपड़े उतरवाए पहचान जानने के लिए, और फिर उनको गोली मार दी। इस तरह की एक नहीं 28 कहानियां हैं। 28 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 17 से 18 लोग अभी ज़ख्मी हैं, जिनमें से पता नहीं और मतलब कितने लोग सरवाइव करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे। तो अपने आप में बहुत दुखद है। दुआ कीजिए कि सारे लोगों की ज़िंदगी बचे जो अस्पताल में हैं। लेकिन ये दिन, ये वक्त पूरे भारत पर बहुत भारी है। सारे लोग बहुत दुखी हैं और सारे लोग इस मामले का इंसाफ चाहते हैं। सरकार ने ये भरोसा दिया है कि गुनहगारों का हिसाब किताब होकर रहेगा। अभी एनकाउंटर की शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ज़रूर हो जिससे भारत के नागरिकों को, जिन्होंने अपनों को खोया है और बेवजह खोया है, उनको थोड़ी राहत मिले, उनको थोड़ा सुकून मिले, उनको ये समझ में आए कि वाकई जो गुनहगार हैं, जो जैसा करते हैं, उन्हें वैसा ही भरना भी पड़ता है। आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। लगातार क्राइम तक पर आप इन खबरों का पल पल का अपडेट देख रहे हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।